नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। जो रीट का मेन पेपर होने वाला है उसमें ये टॉपिक नया जुड़ा है, सल्तनत काल या फिर कह लीजिए दिल्ली सल्तनत। इसमें हमको मेनली 5 वंश पढ़ने होते हैं और इस वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीक्वेंस का भी पूछ लिया जाता है। इसको सीक्वेंस में अरेंज करना पूछा जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम इसका जो सीक्वेंस है वो अच्छे से याद करेंगे और आपको भी आराम से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? गुल खिले तुमसे लोग मिले। गुल खिले तुमसे लोग यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। गुल से बन गया गुलाम वंश, खिले से बन गया खिलजी वंश, तुम से बन गया तुगलक वंश, से बन गया सैयद वंश और लोग से बन गया लोधी वंश। लो से बन गया लोग से बन गया लोधी वंश। मिले से बन गया मुगल वंश, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद जो हम पढ़ते हैं वो मुगल वंश पढ़ते हैं, क्योंकि लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को मार के हरा के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से आप याद करोगे तो इसका सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलोगे। आज की क्लास में हम लोग गुलाम वंश को अच्छे से करेंगे, ठीक है। जब ये पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जितने भी बनते होंगे हम एमसीक्यूज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गुलाम वंश। गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? अगर पहले हम गुलाम वंश का जो समय है वो देखते हैं। इसका गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 तक है। 1206 से 1290 तक है, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब की? 1206 में। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था ये? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसने अपने जो वंश का नाम रख लिया गुलाम वंश। आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी उसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, उसके बाद 92 में, फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। उसके बाद गौरी गजनी को लौट गया और जो अपने विजित प्रदेश थे वो अपने गुलामों को सौंप के चला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नए वंश गुलाम वंश की स्थापना कर ली, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो राज्याभिषेक था वो 24 जून 1206 को किया। कब किया? 24 जून 1206 को। कई बार जो ये डेट है वो कन्फर्म मतलब कि मंथ डेट सब कुछ पूछ लिया जाता है, तो ये आप ऐसे याद कीजिएगा। ये 12 है और ये 1206 है ना, 12 का डबल कर दिया 24 और ये 6वां महीना जून, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर में बनाई, लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसने बनाई, ठीक है। कुतुब मीनार की जो नींव डालने वाला था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसको जो पूरा करने वाला था वो था गुलाम वंश का तीसरा शासक आएगा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। और क्या क्या बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? दिल्ली की कुवैतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अजमेर में एक 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त करने वाला कौन था? ऐबक का। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका शासन ज़्यादा समय तक नहीं रहा। 1210 में ही चौगान खेलते हुए या आप कह लीजिए पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका ही पुत्र आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। जिस तरह से इसका नाम है आराम शाह, इसी तरह से ये आराम ही करता रहता था, इसीलिए इसका शासन ज़्यादा लंबा नहीं चला और सिर्फ इसने
8 महीने तक ही शासन किया। यानी कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और 1210 में ही ये शासक बना, और 1211 में तो इल्तुतमिश इसकी हत्या करके बन गया था शासक। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था तुर्किस्तान का एक इल्वरी तुर्क था। कौन था? तुर्किस्तान का एक इल्वरी तुर्क था। वो ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक की मृत्यु के समय, जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय यही इल्तुतमिश बंदाऊ का गवर्नर था। बंदाऊ एक प्लेस है, उसका ये इल्तुतमिश गवर्नर था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। फिर जो कुतुब मीनार का नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा करवाने वाला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसको पूरा करवाया। इल्तुतमिश ही ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टका, क्या ये सिक्के पूछे जाते हैं, चांदी का टका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। और तांबे का जीतल, जीतल ये नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। चांदी के सिक्के का नाम था टका और तांबे के सिक्के का नाम था जीतल। ठीक है, जो इक्ता प्रथा थी, इक्ता प्रणाली थी, वो भी चलाई थी इल्तुतमिश ने। इक्ता इल्तुतमिश, इस तरह से आप इसको इसमें संबंध जोड़ के याद रख सकते हो कि इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, और क्या किया था इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश ने एक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा तुर्कान-ए-चहलगामी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुर्कान-ए-चहलगामी किसके समय में थी? इसका जो इसको बनाया था, किसने बनाया था? तो इसको बनाया था इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला भी कौन था? इल्तुतमिश। और ये कहा जाता है कि वास्तविक रूप से जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी वो इल्तुतमिश ने की थी, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले गया था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और इल्तुतमिश ही उसे दिल्ली में लेके गया था। ठीक है, इसने फौज-ए-सुल्तानी का निर्माण दहली-ए-कोहना के निकट करवाया। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, फौज-ए-सुल्तानी आएगा, का यहाँ पे स्पेस डाल के, का निर्माण दहली-ए-कोहना के निकट करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से, कब? 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति ले ली थी। यानी कि इल्तुतमिश अपने आप को सुल्तान कहने लग गया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो था मोहम्मद गौरी का गुलाम और इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो हो गया ना ये गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी अप्रैल 1236 में। कब हो गई थी? 1236 में। इल्तुतमिश के जो बच्चे थे उसमें एक लड़की थी रजिया सुल्तान, जिसका नाम हर किसी ने सुना होगा। बचपन से ही वो लड़कों वाले काम करती थी, उसका शासन प्रबंध में ध्यान रहता था और कहीं ना कहीं इल्तुतमिश को भी ये लगता था कि मेरे बाद वो गद्दी पर बैठे तो रजिया सुल्तान बैठे, क्योंकि वो उसके पुत्रों से ज़्यादा योग्य थी। इल्तुतमिश के बाद लेकिन होता ऐसा है कि उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज़ गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन वो क्या था? अयोग्य, जैसा कि इल्तुतमिश को पहले ही पता था। इसके अल्पकालीन मतलब थोड़ा समय तक इसने शासन किया। जितनी देर किया उतना ही समय भी इसकी जो माँ थी वो शाह तुर्कान उसके शासन पर शाही रही, लेकिन ये बात अमीरों को कहीं ना कहीं चुभती थी कि उसकी माँ शासन कर रही है, उसके शासन से वो तंग आ चुके थे। तो अमीरों ने दिल्ली के अमीरों ने क्या किया? तुर्की के अमीरों ने दिल्ली के नहीं, रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया। रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और रजिया को सिंहासन पर बिठा दिया। रजिया ने
तुर्की के अमीरों से ऐसे शिकायत भी की थी कि उसके पिताजी उसको उत्तराधिकार देना चाहते थे, ठीक है। इसी तरह से उसको सहायता मिल गई और रजिया शासिका बन गई, ठीक है। और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका पूछी जाती है तो कौन थी? रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी थी, जिसने अपने शासन की वो बागडोर अपने हाथों में संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, ठीक है। पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी, ठीक है। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर मतलब कि जो घोड़ों का सरदार नियुक्त किया था। किसको किया? जलालुद्दीन याकूत को। ये याकूत वो जैसे इल्तुतमिश जब घोड़े पर बैठता था तो ये अपने पैर पे हाथ पर पैर रखवा कर घोड़े पर इल्तुतमिश को चढ़ाता था। उसी तरह से फिर जब रजिया सुल्तान बेगम बन गई यानी कि शासक बन गई तो उसी तरह से ये उसकी भी हेल्प करता था घोड़े पर चढ़ने के लिए। तो रजिया ने इसको उपाधि दे दी अमीर आखूर, घोड़ों का सरदार नियुक्त कर लिया। कहीं ना कहीं ये रजिया सुल्तान याकूत से शादी करना चाहती थी, लेकिन एक अल्तुनिया नाम का व्यक्ति था, वो रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था। इसी बात को लेके भी इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तुर्की अमीरों ने रजिया को गद्दी से हटाकर मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। भाई वो तुर्की के जो अमीर थे उन्होंने ही हेल्प की थी रजिया को सुल्तान बनने में, गद्दी पर बैठने में, लेकिन उन्हीं को ये बात पसंद नहीं आई कि ये याकूत को अमीर आखूर की उपाधि दे दी। इस तरह से उसको ये रजिया के काम पसंद नहीं आए तो उन्होंने उसको गद्दी से उतरवा दिया और मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया की जो शादी थी इसी के चलते याकूत की हत्या कर दी गई थी और रजिया की शादी हो गई थी अल्तुनिया से। उसकी शादी के बाद रजिया ने गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं ने कर दी थी। कहाँ की थी? हरियाणा में कैथल के पास एक जगह है, वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। ये बठिंडा से कहते हैं कि वापस आ रही थी दिल्ली को, तो कैथल नाम की प्लेस पर इसकी हत्या कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बना लिया गया और उसकी भी हत्या 1242 में हो गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह ही बन गया था, ठीक है। बलबन था वो जो इल्तुतमिश ने चहले गामी वो बनाया था ना 40 सरदारों का जो संगठन बनाया था, उसमें ये बलबन भी बीच में था। और बलबन ने षड्यंत्र किया और 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह की भी हत्या कर दी और सुल्तान के पद पर नसीरुद्दीन महमूद को बना दिया सुल्तान दिल्ली का, ठीक है। बलबन ने षड्यंत्र करके 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटा दिया और नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद में आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो पूछा जाता है कि टोपी सिलकर अपने जीवन का निर्वाह कौन सा सुल्तान करता था, कौन सा दिल्ली का शासक करता था? तो कौन करता था? नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये टोपियाँ सिला करता था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। बलबन ने फिर अपनी पुत्री का विवाह इसी नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन, ठीक है। वह इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश फिर बलबन ने कर दिया। बलबन को लगा कि जैसे मैं और तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था और बलबन ने ही खुद गद्दी को हथिया लिया, उसीलिए उसको डर था कि कहीं कोई मेरे जैसा और ना पैदा हो जाए और मुझे गद्दी से हटा दे। तो इसीलिए उसने तुर्कान जो चहलगामी था संगठन, उसका क्या कर दिया? विनाश कर दिया, उस पद को ही ख़त्म कर दिया, उस संगठन को ख़त्म कर दिया। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से राजगद्दी पर बैठा दिल्ली की पर, ठीक है।
और बलबन ही था जिसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी। ठीक है। राज दरबार में जो सिजदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिजदा और पापोस प्रथा किसने चलाई थी? तो बलबन ने ये सिजदा और पापोस प्रथा चलाई थी। फारसी रीति रिवाज में इसने नवरोज उत्सव भी प्रारंभ करवाया था। नवरोज उत्सव प्रारंभ करने वाला कौन था? ये भी बलबन ही था। इसी प्रकार से अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। यहाँ पे बलबन आएगा, बलबन, ये थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गई। बलबन ने कठोर रक्त और लौह और रक्त की नीति का पालन किया। बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। ये चीज़ भी याद रखनी है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमूद्दीन कैमर्स। शमूद्दीन कैमर्स, ये था गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आगे वाले वंश की, खिलजी वंश की स्थापना की थी, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको गुलाम वंश समझ आ गया होगा। उसमें जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।